हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 8वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 8वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस 8वें मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 8वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 12 का संबंध है 145 के साथ में, उसी प्रकार से 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 145 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 145 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 13 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 12 से यहाँ पर 145 कैसे बना है। तो मेरे भाई 12 से यहाँ पर 145 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 12 का किया गया है स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। और 144 के अंदर यहाँ पर एक प्लस करके यहाँ पर लिखा गया है 145। और ध्यान से देखिए 145 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 13 के अंदर, और इस 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस 12 की तरह इस 13 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, और जिस प्रकार से 144 में प्लस 1 किया गया है, इसमें भी क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो 169 और 1 मिलकर बन जाएगा 170। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 170। अब हमें देखना है कि संख्या 170 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 117 में दी गई है, ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 21 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। मेरे भाई यदि आप इन 21 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पेपर किस लेवल का आता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।
यानी कि ये दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 27 का संबंध है 140 के साथ में, उसी प्रकार से 22 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस क्लास को रोकिए और जल्दी से इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन की संख्या इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। मेरे भाई मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 27 से यहाँ पर 140 कैसे बना है। जिस प्रकार से 27 से 140 बना है उसी प्रकार से बताएंगे कि 22 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझो यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से देखिए मेरे भाई। 27 से यहाँ पर 140 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 27 का किया गया है 5 गुना। तो यहाँ पर देखिए 27 का 5 गुना करेंगे तो 27 पंजे हो जाएगा 135 है और 135 के अंदर यहाँ पर प्लस 5 करके यहाँ पर लिखा गया है 140 है। और ध्यान से देखिए 140 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 22 के अंदर है और इस 22 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 22 का हम क्या करेंगे मेरे भाई 27 की तरह करेंगे 5 गुना। तो 22 पंजे हो जाएगा मेरे भाई 110 है और जिस प्रकार से 135 में प्लस 5 किया गया है उसी प्रकार से 110 में भी क्या कर देंगे प्लस 5 कर देंगे। तो 110 और 5 मिलकर बन जाएगा 115, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 115। अब हमें देखना है कि संख्या 115 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर संख्या 115 में दी गई है, ऑप्शन है बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 3 से 4 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आकृति आपके सामने दी गई है इस आकृति में सबसे पहले आपको सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, इसको नंबर दे दो 1। ठीक है, इस प्रकार से देखिए दूसरा त्रिभुज बन जाएगा ये, तीसरा त्रिभुज बन जाएगा ये, चौथा त्रिभुज बन जाएगा ये, 5 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये, 6 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये, 7 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये, 8 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये, 9 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये और 10 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि इस आकृति में सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, एक से अधिक आकृति वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 3, त्रिभुज नंबर 8, 7 और 6 इन सभी को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं प्लस एक और कर देते हैं। इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम त्रिभुज नंबर 5, त्रिभुज नंबर 8, त्रिभुज नंबर 9 और 10 इन सभी को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। तो यहां पर हम क्या कर देंगे प्लस एक और कर देंगे। इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए मेरे भाई यहां पर आप ध्यान से देखिए यदि हम त्रिभुज नंबर किस किस को मिलाएंगे, यहां पर देखिए त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, त्रिभुज नंबर 4, त्रिभुज नंबर 5 इन सभी को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। तो यहां पर हम क्या कर देंगे प्लस एक और कर देंगे। अब क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे इन सभी को यहां पर टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11, 11 और 1 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 1 मिलकर बन जाएगा 13। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है
इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 13। अब हमें देखना है कि चारों ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन में 13 दिया गया है, तो आंसर 13 में दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। संख्या 13, 64, 59, 28 के प्रत्येक अंक को दाएं से बाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले यहां पर देखिए हमें एक संख्या दी गई है 13, 64, 59, 28। ठीक है, यहां पर ये हमें एक संख्या दी गई है और पूछा गया है कि बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए अवरोही क्रम क्या होता है। तो मेरे भाई याद रखना अवरोही क्रम होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित करना या चलना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए इस संख्या को हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9, तो 1 के नीचे हम लिखेंगे 9 को। 9 के बाद में 9 से छोटी संख्या कौन सी है 8, तो यहां पर देखिए 3 के नीचे लिखेंगे 8 है। 8 से छोटी संख्या कौन सी है 7, लेकिन 7 है नहीं। 7 से छोटी कौन सी है 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 6। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में क्या है 6 से छोटी क्या है 5, तो यहां पर लिखेंगे 5। 5 से छोटा है 4, तो यहां पर लिखेंगे 4। 4 से छोटा है क्या 3, तो यहां पर लिखेंगे 3। 3 से छोटा है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 और 2 से छोटा है 1, तो यहां पर लिखेंगे 1। अब कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो अपने ही स्थान पर हैं, तो यहां पर ध्यान से देखिए मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ध्यान से देखिए मेरे भाई, एक तो संख्या 6 है जो अपने ही स्थान पर है। इसी प्रकार से देखिए जो संख्या 2 है ये भी अपने ही स्थान पर है। यानी कि दो संख्या ऐसी हैं जो अपरिवर्तित हैं या फिर दो अंक ऐसे हैं जो अपरिवर्तित हैं 6 और 2। तो 2 किसी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सर 2 में दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशिष्ट कोड भाषा में CUTE को 9251 लिखा जाता है और REST को 4135 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में RESCUE को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि RESCUE के लिए क्या कोड होगा या इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए RESCUE इस शब्द के अंदर में जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं वही अल्फाबेट लेटर में यहां पर दिए गए हैं। CUTE इस शब्द के अंदर है और REST इस शब्द के अंदर है। तो यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों शब्दों के अंदर है जो कोड दिया गया है जिस अल्फाबेट लेटर के लिए, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे RESCUE के लिए कोड ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहां पर देखिए यहां पर हमें R के लिए कोड ज्ञात करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए R है यहां पर, तो R को पहले नंबर पर लिखा गया है 4, तो यहां पर भी हम R को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसी प्रकार से क्या दिया गया है, फिर से दिया गया है E, तो यहां पर ध्यान से देखिए ई को यहां पर लिखा गया है 1 और यहां पर देखिए ई को यहां पर भी लिखा गया है 1, तो ई को यहां पर भी क्या लिखेंगे हम 1 ही लिखेंगे। इसी प्रकार से फिर क्या है एस को ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर एस है, एस को लिखा गया है 3, तो यहां पर भी हम एस को लिखेंगे 3। फिर क्या है एस के बाद में सी को यहां पर ध्यान से देखिए सी को यहां पर लिखा गया है 9, तो यहां पर भी सी को क्या लिखेंगे 9। फिर क्या है सी के बाद में है यू को क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो यू को लिखा गया है 2, तो यहां पर हम यू को भी लिखेंगे 2। यू के बाद में क्या है ई, तो ई को क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए मेरे भाई
भाई ई को यहाँ पर भी एक लिखा गया है और ई को यहाँ पर भी एक लिखा गया है, तो यहाँ पर ई को हम क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। यानी कि RESCUE इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 41 39 21 से। अब हमें देखना है कि ये संख्या किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है 41 39 21 है, ये संख्या में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है आंत और ऑप्शन डी है मस्तिष्क। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि टाइफाइड से शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन ए रेटिना के छोटे होने से, ऑप्शन बी है पुतली के फैलने से, ऑप्शन सी है नेत्र गोलक के छोटे होने से और ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है नेत्र गोलक के छोटा होने से। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर साइंस के लगभग 24 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हैजा का क्या कारण है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से हैजा किसके कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। हैजा होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, तो नए प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। ऑप्शन ए कैंसर रोग की, ऑप्शन बी है टीबी रोग की, ऑप्शन सी है पोलियो रोग की और ऑप्शन डी है एड्स रोग की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। ऑप्शन ए ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है फ्लोराइड, ऑप्शन सी है आयोडाइड और ऑप्शन डी है
क्लोराइड है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, फ्लोराइड होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खसरा रोग का कारक क्या है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से खसरा रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु के कारण है, ऑप्शन बी है विषाणु के कारण है, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ के कारण है और ऑप्शन डी है कर्मी के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। खसरा रोग होता है विषाणु के कारण है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में किया जाता है कीमोथेरेपी का उपयोग। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यही हमारा कॉलिंग नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। शरीर के पैनक्रियास अंग की खराबी के कारण मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, या शरीर में मधुमेह रोग होता है पैनक्रियास अंग के खराब होने के कारण है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।